हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। आज आपकी शैक्षिक मूल्यांकन की नेक्स्ट क्लास है और समझ पा रहा हूँ साथियों, आप लोग स्वस्थ और मस्त और ज़बरदस्त होंगे। साथी आप लोग डेली क्लास पढ़ते होंगे और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करते रहिए साथियों। चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है साथी क्रियात्मक शोध के उपकरण। ठीक है, रिसर्च ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो उपकरण है देखिए इसके क्या है, शोध समस्या से संबंधित परिकल्पना की रचना के पश्चात उसके परीक्षण के लिए आवश्यक तथा तर्कसंगत आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? प्रयुक्त साधन को उपकरण कहते हैं। एज जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए साथियों, अवलोकन। पहला पॉइंट क्या है? अवलोकन। पहले पॉइंट में एग्जाम्पल के तौर पे अवलोकन में देखिए सारी बातें आपको क्रियात्मक शोध के उपकरण के जो जितने बिंदु हैं उन बिंदुओं से आपको अभी रूबरू कराता हूं। देखिए अवलोकन में क्या है साथी, यह प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष मतलब सामने, ठीक है। यह प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है? किया जाता है। अवलोकन करते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। मतलब जब आप अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से करेंगे तो उनको किन किन बिंदुओं पर आपका ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में देखिए साथी। पहला पॉइंट, पहला बिंदु किस बिंदु पर रखेंगे? तो जिस समस्या का अवलोकन करना है, जिस समस्या का क्या करना है? अवलोकन करना है, और जिस समूह में करना है उसका पहले उचित रूप से क्या करना चाहिए? नियोजन करना चाहिए। ठीक है, नियोजन कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे किस व्यवहार का अवलोकन करना है और समय क्या है, तो यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बिहेवियर से, आप उसको किस नजरिए से देख करके और कितने समय में उसका अवलोकन करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ साथियों। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में साथी जिस व्यवहार या तथ्य का अवलोकन किया जाना है उस सूचना का संग्रह लिखित रूप में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मतलब अगर आप किसी चीज का अवलोकन कर रहे हैं तो उसको आप क्या करें, कम से कम क्या करें, उसको जो कलेक्ट करें वह लिखित रूप में होना चाहिए। और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भूलने या कोई अंश छूटने की समस्या नहीं रहती है। मतलब अगर आप उसको किसी कंटेंट को किसी का अवलोकन करेंगे जब, तो जो उसमें सभी सूचनाओं का संग्रह होगा वह लिखित तरीके से, ठीक है, होना चाहिए, जिससे कि उसमें यह निश्चित हो पाए कि इसमें कोई ना तो भूलने की समस्या है, ना तो कोई अंश या कोई मैटर छूटा ही हुआ है, या जो है इसकी समस्या नहीं रहती है। ठीक है साथियों, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। कहने का मतलब लिखित तौर पर ही रखना चाहिए। ठीक है साथी, चलते हैं अगले पॉइंट पर। प्रश्नावली। प्रश्नावली में देखिए शोधकर्ता विषय वस्तु से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए तो रिसर्च करता है वह क्या है? सिलेबस से संबंधित सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जिन प्रश्नों की सूची बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है, प्रश्नों के आगे खाली जगह होती है। जो प्रश्न है, प्रश्नों के आगे क्या होती है? खाली जगह होती है, जिसमें उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर लिखता है। जो उत्तरदाता होता है वह प्रश्नों के उत्तर को क्या करता है? लिखता है। प्रश्नावली बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बात है साथियों ध्यान रखने योग्य? तो देखिए पहला पॉइंट है प्रश्नों की संख्या कम हो। क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है? कम हो, तभी जो है प्रश्नावली सही तरीके से तैयार होगी। प्रश्न सरल एवं अस्पष्ट। प्रश्न जो है आपका इजी हो और एकदम स्पष्ट हो, क्लियर हो। ठीक है, और प्रश्नों का उत्तर क्या हो? संक्षिप्त हो। जो प्रश्न आप पूछे उनके जो आंसर हो वह बहुत संक्षिप्त हो, बहुत बड़े नहीं हो। ठीक है, कम शब्दों में, कहने का मतलब कम शब्दों में प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। ठीक है साथी, अब देखिए अगला पॉइंट है प्रश्नों में कुछ भी व्यक्तिगत तथ्य ना हो। पर्टिकुलर कोई मैटर, कोई कंटेंट उसमें प्रश्नों के अंतर्गत बिल्कुल ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही हो। जो प्रश्न हो वह उनका उत्तर क्या हो? केवल एक ही हो। ये नहीं है कि उसी में एक प्रश्न में 4 उत्तर दिए जा रहे हो, उसको लांग करते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह प्रश्नावली का पॉइंट था। अब चलते हैं साथियों, अगले पॉइंट पे आता है
साक्षात्कार, इंटरव्यू। क्या है साक्षात्कार? मतलब इंटरव्यू। तो देखिए साथियों, साक्षात्कार इंटरव्यू में क्या है? इंटरव्यू में यह एक मौखिक प्रश्नावली है। क्या है? यह एक मौखिक प्रश्नावली है। इसमें आपका साक्षात्कार जो होता है ओरल होता है। कैसे होता है? ओरल होता है। ठीक है, इसमें मौखिक तरीके से पूछा जाता है। तो इसमें शोधकर्ता जो रिसर्चर है वह साक्षात्कारदाता आमने सामने, जो शोधकर्ता है और जो इंटरव्यू दे रहा है वह आमने सामने बैठ करके जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, शोधकर्ता को प्रश्नों की सूची पहले बना लेनी चाहिए। जो रिसर्चर है उनको प्रश्न जो जितने पूछने उनकी क्या है, प्रश्न की एक सूची बना लेनी चाहिए। उत्तर मिलते ही तुरंत नोट करना चाहिए। जो प्रश्न का जो है क्राइटेरिया है तो वह जो है नंबरिंग कर लेना चाहिए। हमको 5 क्वेश्चन पूछना है, 10 क्वेश्चन पूछना है, एक पहले से प्रारूप फॉर्मेट तैयार कर लेना चाहिए। और जैसे ही प्रश्न के उत्तर मिलते हैं तो उनको क्या कर लेना चाहिए? नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, इस पद्धति द्वारा विश्वसनीय सामग्री का संकलन संभव होता है। इससे यह विश्वास हो जाता है कि नहीं, हम इंटरव्यू सही तरीके से ले रहे हैं। साक्षात्कार करते समय प्रश्नों पर जो निर्धारण विषय वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, जब आप साक्षात्कार लेंगे तो प्रश्नों का निर्धारण, जो प्रश्न का जो है क्राइटेरिया आप निर्धारित किए हैं वो सिलेबस के अनुरूप होना चाहिए। किसके अनुरूप? सिलेबस के अनुरूप। इसके अतिरिक्त शोधकर्ता को टेप रिकॉर्डर, कैमरा, लेखन सामग्री साथ ले जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो, कैमरा होना चाहिए, लिखने के लिए जो लेखन सामग्री होती है ये सब साथ में किसको लेके जाना चाहिए? जो रिसर्चर, जो शोध करता है। ठीक है, साक्षात्कारदाताओं का चयन नमूना पद्धति से किया जाता है। जो साक्षात्कार जो है इंटरव्यू देने आते हैं उनका चयन जो है किस पद्धति से? नमूना पद्धति से किया जाता है। दोनों में आपसी तालमेल होना चाहिए। किसमें? दोनों में कहने का मतलब है शोधकर्ता, कौन से? शोधकर्ता और जो साक्षात्कार दे रहे हैं। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं? साक्षात्कार दे रहे हैं। दोनों में क्या होना चाहिए? आपसी तालमेल। क्या होना चाहिए? आपसी तालमेल होना चाहिए। ठीक है, आपसी तालमेल होने से कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं साथी अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है क्रियात्मक शोध का अभिलेखीकरण। ठीक है, जो क्रियात्मक शोध का अभिलेखीकरण है साथी, इसमें देखिए किसी संस्था के द्वारा, कोई भी संस्था हो उसके द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम के आयोजन के दौरान तथा कार्यक्रम के पूर्णतः संपन्न होने तक, जो कार्यक्रम चालू होता है तब तक, और जब कार्यक्रम पूर्ण रूप से संपन्न खत्म हो जाता है तब तक की समस्त गतिविधियों का क्रमबद्ध तरीके से लेखन करना अभिलेखीकरण है। ठीक है, कहने का मतलब जो उनका बायोडाटा, जो रिकॉर्ड एक कार्यक्रम शुरू होने से पहले और शुरू होने के बाद जब तक खत्म नहीं हो तब तक क्या करना चाहिए? उनको एक क्रमबद्ध तरीके से लेखन करके उनका अभिलेख, उनका डाटा तैयार करना चाहिए और तैयार करके रखे रहना चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं साथी आगे। जब कोई शोध प्रारंभ किया जाता है, क्या होता है? जब कोई शोध प्रारंभ किया जाता है तो शोध की कार्य पद्धति, अध्ययन क्षेत्र, शोध की कार्य पद्धति, अध्ययन क्षेत्र, उद्देश्य, अपेक्षित समय, साधन आदि निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, जो अध्ययन का क्राइटेरिया, जो एक क्षेत्र निर्धारित किया उसका पर्पज क्या है, एक अपेक्षित समय में, एक समय निर्धारित के अनुसार साधन आदि में निश्चित किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उसके बाद तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। जो उनके कंटेंट है उनको क्या करना चाहिए? एकत्रित करना चाहिए। तथा तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों का, कंटेंट का क्लासिफिकेशन, संपादन और निष्कर्षीकरण, कंक्लूजन किया जाना चाहिए। ये सब शोध के विभिन्न चरण हैं। किसके हैं? रिसर्च के क्या है? विभिन्न स्टेज हैं, अनेक प्रकार के डिफरेंट स्टेज हैं। ठीक है, जिनको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसे आख्या कर, इसे क्या बोलते हैं?
आख्या लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? इसे आख्या लेखन कहते हैं। ठीक है, आख्या लेखन कहते हैं। तो आख्या लिखते समय अब देखिए निम्न बिंदुओं को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अनेक प्रकार के जो बिंदु हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट है साथी, प्रतिवेदन की भाषा क्या है? प्रतिवेदन की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। प्रतिवेदन की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वह बहुत इजी होना चाहिए और एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, प्रतिवेदन भूतकाल में लिखा जाना चाहिए। जो प्रत्यावेदन जो है, प्रतिवेदन है, वो जो है पास्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए। ठीक है साथी, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा है, आवश्यकता पड़ने पर संक्षिप्त टिप्पणी भी देनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ गई उनको आप संक्षिप्त, कहने का मतलब कम शब्दों में एक टिप्पणी के रूप में आपको देना चाहिए। अगला पॉइंट है, सूचनाएं तथ्य पर आधारित होनी चाहिए। जो वहां के सूचना है वो क्या है, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, तर्क वितर्क पर डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, शोधकर्ता द्वारा, अगला पॉइंट, शोधकर्ता द्वारा दिए गए निष्कर्षों का लेखन करना चाहिए। जो शोधकर्ता है उनके द्वारा जो किए गए जो निष्कर्ष है उनका लेखन जरूर करना चाहिए। ठीक है, जो कंक्लूजन उनका निकल कर आया उसका लेखन सही तरीके से करके रखना चाहिए, सही तरीके से करके रखना चाहिए साथियों। ठीक है, लेखन का प्रारूप, जो प्रतिवेदन लेखन का प्रारूप है, मुझे एक फॉर्मेट में बनाना चाहिए। तो सबसे पहले साथी मैं क्या करूंगा, प्रतिवेदन लेखन का प्रारूप। ठीक है, इसमें आप किसी पेज पर सबसे पहले शोधकर्ता का नाम लिखेंगे, नाम डॉट डॉट डॉट। जैसे किसी शोधकर्ता का नाम, मान लीजिए शोधकर्ता का नाम क्या है, डॉक्टर सुभाष। ठीक है, क्या है, डॉक्टर सुभाष, मान लीजिए डॉक्टर सुभाष चंद्र, क्या है, डॉक्टर सुभाष चंद्र। या शोधकर्ता का नाम सबसे पहले लिखना चाहिए, इनका पद लिखना चाहिए, यह जिस पद पे हैं। ठीक है, मान लीजिए प्रोफेसर हैं, कुछ भी हैं, और यह कहाँ के हैं, जनपद, मान लीजिए डॉक्टर सुभाष, तो यह क्या है, प्रोफेसर है, क्या है, प्रोफेसर है। ठीक, इनका मान लीजिए जनपद है, मान लीजिए एटा जनपद। ठीक है, एटा जनपद। समस्या का कथन, जो प्रॉब्लम है उसका स्टेटमेंट, इनका स्टेटमेंट क्या है, जो समस्याओं का जो स्टेटमेंट होगा डॉक्टर सुभाष चंद्र के माध्यम से यह स्टेटमेंट दिया जाएगा समस्या का। फिर क्या है, पृष्ठभूमि और आवश्यकता, तो क्या इसकी जो नीडेड, हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में यह जो है प्रतिवेदन लेखन का प्रारूप तैयार करना चाहिए। फिर क्या है, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, प्रतिवेदन लेखन का प्रारूप तैयार करने का एक उद्देश्य क्या है, तो यह उद्देश्य भी क्लियर होना चाहिए। अगला पॉइंट है परिकल्पना, क्या है साथी, अगला पॉइंट है परिकल्पना। तो परिकल्पना के बारे में भी यह जो है रिकॉर्ड करके तैयार करके प्रारूप रखना चाहिए। चलिए साथियों विधि के बारे में जानते हैं। तो विधियां क्या है, इनके मेथड, इनके मेथड क्या है, प्रतिवेदन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि शोध किस प्रकार किया गया है। सबसे पहले जो उनके मेथड हैं इनके बारे में यह पता होना चाहिए कि शोध किस प्रकार किया गया है, इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। ठीक है, इसका जो है अध्ययन क्षेत्र क्या है, अध्ययन क्षेत्र क्या है ये भी जानना चाहिए। न्याय दर्श का आकार क्या है, किन विधियों द्वारा प्रदत्तों को एकत्रित किया गया है, किस मेथड के द्वारा इनको क्या किया गया है, एकत्रित किया गया है साथी। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अब ये पॉइंट पर आपका है न्याय दर्श। अब देखिए साथी, न्याय दर्श का शाब्दिक अर्थ क्या है। न्याय दर्श का शाब्दिक अर्थ होता है साथी आपका किसी बड़ी जनसंख्या या समूह से चुनी गई इकाइयों का एक छोटा रूप। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो बड़े बड़े कंटेंट आपके तैयार होते हैं उसका जो संक्षिप्त रूप है वही क्या है, न्याय दर्श है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ इसका यही है कि उसका एक इकाई का एक छोटा रूप न्यायादर्श ही है। ठीक है, अब साथी देखिए इसके बारे में आप जानिए। न्यायादर्श किस प्रकार निश्चित किया गया है, न्यायादर्श चयन में किस विधि का प्रयोग किया गया है, आख्या लेखन में शोध की कार्य अवधि का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। जो आख्या लेखन तैयार करके दिया गया है उसमें शोध की कार्य अवधि का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। मतलब आप रिसर्च आख्या देते समय
कितने दिनों में, कितने महीनों में या कितने सालों में आपने जो है इस पर समय दिया है, ठीक है, इस कार्य पर समय कितना आपने दिया है, ठीक है। शोध के उपकरण, अगले पॉइंट पे चलते हैं साथी, शोध के उपकरण। तो अध्ययन में प्रयुक्त उपकरणों का विवरण देना, ठीक है। जो अध्ययन के प्रति, अध्ययन के समय हम क्या किए, जो उपयुक्त उपकरण थे, इंस्ट्रूमेंट थे, उन इंस्ट्रूमेंटों का क्या करना क्या है, विवरण देना कि हाँ हम जितने इंस्ट्रूमेंट थे यही इंस्ट्रूमेंट का मैं उपयोग करके या जो है अध्ययन किया हूँ और तैयार किया हूँ, ठीक है। अब साथी चलते हैं शून्य की परिकल्पना। क्या है शून्य की परिकल्पना में क्या है साथी, शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना में ही आती है। शून्य परिकल्पना किसमें आती है, निर्देश रहित परिकल्पना में आती है। क्वेश्चन पूछता है कि शून्य परिकल्पना किसमें आती है, तो निर्देश रहित परिकल्पना में आती है। एक नंबर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है साथियों, मैं बता दे रहा हूँ। इसके अंतर्गत शोध करने वाले को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। जो इसके अंतर्गत शोध करने वाले जो रिसर्चर होते हैं उनको किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है शून्य परिकल्पना में। अब साथ ही आता है सकारात्मक परिकल्पना। सकारात्मक, इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है। इसमें क्या होता है, जो परिकल्पना होता है, परिकल्पना का कथन क्या होता है, सकारात्मक होता है साथी। अब क्या है नकारात्मक, कहने मतलब यह पॉजिटिव होता है और नकारात्मक क्या है, यह निगेटिव होता है। इसमें परिकल्पना का कथन क्या होता है, नकारात्मक होता है। सकारात्मक में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जो स्टेटमेंट होता है, इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है सकारात्मक में, और नकारात्मक क्या होता है, इसमें निगेटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है साथी। अभी आपको साथियों मैं न्यायादर्श के बारे में भी जस्ट बताया हूं और इसको मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि देखिए न्यायादर्श जनसंख्या, न्यायादर्श क्या है, जनसंख्या पर डिपेंड है। इसमें क्या है, सैंपलिंग, समस्या के कारण एवं समाधान हेतु जिन लोगों, छात्रों, अभिभावक, शिक्षक, अधिकारी या अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ विचार विमर्श किया जाता है वह क्या है, न्यायादर्श कहलाता है। कहने का मतलब सिंपल तरीके से जो समस्याओं का समाधान हेतु जिन लोगों से, जैसे एग्जांपल में छात्र, अभिभावक, शिक्षक, अधिकारी या अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ करके जो उस पर विचार विमर्श किया जाता है वो क्या है, न्यायादर्श है, ठीक है साथी। अब चलिए साथियों आगे चलते हैं। क्योंकि जनसंख्या या समस्या से, किससे, जनसंख्या या समस्या से संबंधित ज्यादा लोग रहते हैं या हो सकते हैं, इसलिए किसी समस्या का कारण ज्ञात करने के लिए कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है, कुछ यूनिट को क्या किया जाता है, चुनकर उसमें बताया जाता है। इन चुनी इकाइयों को क्या बोलते हैं, न्यायादर्श कहते हैं, ठीक है। आबलिक क्रियात्मक शोध से संबंधित अधिकांश लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। किसी विधा विशेष से न्यायाधीश का चयन नहीं किया जाता है। किसी प्रकार के जो विशेष जो स्पेशल न्यायाधीश का है उसका चयन नहीं किया जाता है, ठीक है साथी। आगे चलते हैं साथियों, आगे आपको जो है, ठीक है साथियों, आगे का आपका टॉपिक है शिक्षा में नवाचार, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और हो सकता है कि कल आपका शैक्षिक मूल्यांकन खत्म हो जाए, नेक्स्ट क्लास रहेगी, अंतिम लास्ट क्लास रहेगी साथी। और आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको बहुत औपचारिक तरीके से नोट्स मैं देने का प्रयास किया हूं अपने चैनल के माध्यम से साथी। जो साथी इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और पढ़कर जो दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी, उसके बाद में अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी, जितने आपके चारों पोर्शन के क्वेश्चन आते हैं वह साथी इनसे लघुत्तरी और अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न एक भी नहीं छूटेंगे साथी। आपको एकदम पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज क्लियर करके मैं बताया हूं साथी। और अभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शैक्षिक मूल्यांकन के भी कराए जाएंगे। और जो आपका पेपर दूसरा वाला पहला जो खत्म हुआ है समावेशी का, वो भी आपको कराया जाएगा साथी। और भी सब्जेक्ट आपके करवाए जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो कुछ भी मुझसे हो सकता है मैं आपको निःशुल्क प्रोवाइड करा रहा हूँ साथियों। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए। और जितने साथी जुड़ेंगे साथी, वही क्या है, मेरा
मनोबल है। ठीक है साथी, अब मेरा मनोबल जब बढ़ेगा और आप लोगों को कंटेंट अच्छा से अच्छा मैं आपको कंटेंट देने का प्रयास करूंगा साथी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा साथी। किसी भी टॉपिक से समस्या अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगी तब, या वैसे भी कोई समस्या होती है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा साथी। आपकी समस्याओं का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा साथियों। और आपका हो सकता है कि जो सेकेंड सेमेस्टर के साथी हमारे पेपर दिए हैं और फोर्थ सेमेस्टर के, उनके रिजल्ट हो सकते हैं कि उनका रिजल्ट आज नहीं तो मंडे तक, उम्मीद है कि हो सकता है कि मंडे तक आ जाए, हो सकता है। मैं कंफर्म कह रहा हूं कि हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कह रहा हूं कि आ ही जाएगा मंडे तक। और उम्मीद है साथी लगभग मान के चलिए 20 और 80 का रेशियो है। ठीक है, 80% आपका उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा और 20% क्या है, नहीं क्या। तो इसका मतलब आपकी परसेंटेज होने की कंडीशन ज़्यादा है, 80%। तो हो सकता है कि आपका जो है रिजल्ट मंडे तक आ जाए। देर सवेर रात बिरात आपका रिजल्ट आने का उम्मीद बहुत ज़्यादा है साथियों। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ऑल द बेस्ट।